हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट टून्स। जैसा कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, तो आज हम उसमें आगे का टॉपिक कवर अप करेंगे जिसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो लोग बाकी के पार्ट्स देख लीजिए। बाकी पार्ट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है, आप उधर से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कह रहा है, फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स रिलेटिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। इसमें उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड हैं कि इंडिया में उस वक्त कैसा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था। तो चलिए अब हम ये पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो जो 1921 था ना, उसे ना ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की हिस्ट्री में। ठीक है, आगे वो कह रहा है सेकंड पॉइंट में, प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। साइंस ऑफ पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन द अदर। 1921 से पहले क्या था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया की वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी। जो पॉपुलेशन का साइज था ना, वो फ्लक्चुएट होता रहता था। किसी सेंसस में वो बढ़ता था तो किसी सेंसस में वो घटता था। ऐसा होता था 1921 से पहले। और थर्ड पॉइंट वो कह रहा है, आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज। अब वो कह रहे हैं 1921 के बाद क्या हुआ, जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना उसमें एकदम से राइज हुआ, एकदम से बढ़ोतरी हुई और कंसिस्टेंट राइज था वो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, दस द सेंसस 1901 showed a decline of 0.04 crore in total population from 23.87 crore in 1891 to 23.83 करोड़ इन 1901। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि जो सेंसस था ना 1901 का, उसमें क्या था, एक डिक्लाइन था 0.04 करोड़ का टोटल पॉपुलेशन में से। ठीक है, मतलब किस में से, 23.87 करोड़ में से, जो कि 1891 में था, और किससे, 23.83 करोड़ इन 1901। ठीक है, ये डिक्लाइन आया था थोड़ा बहुत। और आगे फिफ्थ पॉइंट में वो कह रहा है, द सेंसस 1911 शोड ए राइज ऑफ 1.38 करोड़ फ्रॉम 23.83 करोड़ इन 1901 टू 25.21 करोड़ इन 1911। अब वो ये कह रहा है, जो 1911 का सेंसस था उसने ना एक बढ़ोतरी शो की थी, कितने की, 1.38 करोड़ की। ठीक है, जैसे कि 1901 में तो कितना था, 23.83 करोड़ था, बट 1911 में कितना आ गया, 25.21 करोड़। ठीक है, सिक्स पॉइंट है, अगेन द सेंसस ऑफ 1921 शोड अ डिक्लाइन ऑफ 0.07 करोड़ फ्रॉम 25.21 करोड़ इन 1911 टू 25.14 करोड़ इन 1921। फिर वो कह रहा है कि फिर से क्या हुआ, 1921 का जो सेंसस था ना उसमें फिर से एक घटोतरी हुई थी, डिक्लाइन हुआ था, कितने का, 0.07 करोड़ का। ठीक है, 1911 में तो कितना था, 25.21 करोड़ था, बट 1921 में कितना हुआ, 25.14 करोड़। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है, फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइन, it showed the consistent rise. The census 1931 recorded a rise of 2.76 crore. The census 1941 recorded a rise of 3.96 crore. The census 1951 showed a rise of 4.24 crore and so on. ठीक है, अब 1921 के बाद से क्या हुआ, जब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया तो उसमें हुआ ये कि जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी ना वो कभी कम नहीं हुई, उसमें ना हर बार राइज मिलता था, हर बार बढ़ोतरी मिलती थी। जैसे कि 1931 के सेंसस में कितने का राइज था, 2.76 करोड़ का। 1941 में कितने का राइज था, 3.96 करोड़ का। और 1951 के राइज में था 4.24 करोड़। ऐसे में करके बढ़ोतरी हो रही थी, राइज दिख रहा था, कहीं पे भी डिक्लाइन नहीं था। ठीक है, उसके बाद एट्थ पॉइंट है, अ कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। इट इज एन एक्सपेंडिचर विच अ कंट्री हैज़ टू इंकर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन थी ना इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका था वो इन्वेस्टमेंट की मेंटेनेंस पे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा चाहिए होता है, उतना ही खाने पीने का उत्पादन ज़्यादा चाहिए होता है, उतना ही एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये एक एक्सपेंडिचर बनता जा रहा था जो कि कंट्री को करना पड़ रहा था, किस लिए, किस पे, उस मेंटेनेंस पे जो कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी, ठीक है। मतलब आप खुद सपोज करिए, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उस कंट्री का जो मतलब खर्चा पानी होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी तो उसमें खर्चा पानी बहुत कम लगता है, बहुत कम एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो मेंटेनेंस के लिए खर्चा ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर। इसके बाद 9th पॉइंट में वो कह रहा है, व्हेन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो। अब मतलब ये है कि जब मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होती है ना वो लो हो जाती है, ठीक है। फिर वो आगे 10th पॉइंट में कह रहा है, हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अनदर फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन, ठीक है। जो हाई मेंटेनेंस थी और जो लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट थी ना इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो ना अलग ही फीचर था, अनदर फीचर था वो इंडियन इकोनॉमी का, जो कि इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन की तरफ पॉइंट कर रहा था, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, जो हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट थी और जो लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट थी ना, उससे ना इंडियन इकोनॉमी की स्टेटस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। 11th पॉइंट है, हाउएवर द अंडरलाइन फैक्ट इज दैट टिल 1951 द राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन वाज नेवर अलार्मिंग, इट रेंज्ड बिटवीन माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है। अब इसमें ना एक वो कह रहा है कि जो अंडरलाइन फैक्ट था 1951 तक वो ये था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना वो जो बढ़ रही थी ना वो कभी भी अलार्मिंग नहीं थी, ये हमेशा माइल्ड से मॉडरेट तक ही थी। ये किस बीच में रेंज करती थी, माइल्ड से मॉडेस्ट के बीच में, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें 12th पॉइंट, इट वॉज ओनली फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स दैट द राइज इन पॉपुलेशन बिकेम एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड द कंट्री स्टार्टेड फेसिंग अ सीरियस चैलेंज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। 1951 के बाद से क्या हुआ, सिर्फ 1951 के उससे ही था कि जो पॉपुलेशन का राइज था ना वो एक्सप्लोसिव बन गया अपने नेचर में, ठीक है। उससे क्या हो रहा था, जो कंट्री थी ना उसे ना काफ़ी सारे सीरियस चैलेंज फेस करने को मिल रहे थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है ना हमारी कंट्री की प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्टरी सेक्टर्स में एक इकोनॉमी की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें आप नीचे देखेंगे तो एक टेबल भी गिवन है, तो आप उस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें उन्होंने दिखा रखा है कि प्राइमरी सेक्टर में कैसे क्या था, सेकेंडरी में क्या था और टर्टरी में क्या था, ठीक है। तो 1951 के अकॉर्डिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग है कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन चीज़ों में इंडल्ज थी। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर बेसिकली क्या आता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग। तो इसमें देखिए प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली 1951 के अकॉर्डिंग इंडिया की 72.7% पॉपुलेशन इंडल्ज थी प्राइमरी सेक्टर में, जिसमें से एग्रीकल्चर में थी 50%, एग्रीकल्चरल लेबर में थी 19.7%, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांटेशन में थी 2.4% और माइनिंग में थी 0.6%, ठीक है। बेसिकली हमारे प्राइमरी सेक्टर का था। सेकेंडरी सेक्टर में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, 10.1%। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली क्या क्या आता है, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो जो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उसमें 9% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इंडल्ज थी, वो भी कौन सी पॉपुलेशन में से, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में थे, सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे, ठीक है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 10.1% का कितना था, 1.1। और टर्टरी सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन थी, 17.2%।
ठीक है, तो टर्टरी सेक्टर में बेसिकली आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। ट्रेड और कॉमर्स में कितना था? 5.2। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में कितना था? 1.4। और अदर सर्विसेज जो थी उनमें था 10.6। तो आप इसमें देख सकते हैं बेसिकली कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ना, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की 72.7% पॉपुलेशन थी ना, वो प्राइमरी सेक्टर में थी। मतलब ये कि आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया किस में इंडल्ज थी? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, जिस वजह से क्या था, इंडिया की इकोनॉमी भी डाउन हो रही थी। एग्रीकल्चर में 50% तो था, बट उसमें जीडीपी ग्रोथ बहुत कम था। क्यों था? क्योंकि एग्रीकल्चर में जैसे कि मैंने बताया कि कैसी एम्प्लॉयमेंट थी, अगर एक लैंड पे 4 लोगों की भी ज़रूरत होती थी तो भी उधर 10-10 लोग लगे हुए होते थे एक लैंड पे, जिस वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। इसके आगे ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, तो हम पहले वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि जैसा हमने अभी टेबल में देखा, वो ऑक्यूपेशन का प्रिंसिपल सोर्स कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन है उसका सिग्निफिकेंस होता है, प्रिंसिपल सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं हम। On the eve of independence, about 72.7% of working population was engaged in agriculture. ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था? 72.7% जो थी वर्किंग पॉपुलेशन, वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ population depending on agriculture is much less in advanced countries in the world. For instance, in England and America 2%, in Japan 12%, and in Germany 4% of the population depend on agriculture. जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है एग्रीकल्चर पे जो डिपेंड करते हैं, वो बाकी कंट्रीज में बहुत कम होता है। एडवांस कंट्रीज जो हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल है, इंग्लैंड और अमेरिका में मुश्किल से 2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में होती है, जापान में मुश्किल से 12% होती है, और जर्मनी में भी मुश्किल से 4% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। ठीक है, दिस एस्टेब्लिशेस बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या एस्टेब्लिश करता है, क्या बताता है? ये बताता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमी थी ना, वो कितनी बैकवर्ड थी, कितनी पुअर थी। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता ही होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर में बेसिकली क्या होता है। ठीक है ना, आप लोग क्योंकि बड़े बच्चे हो इसलिए तो पता होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली वो होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल में आप ले लो धागा नहीं तो आप रॉ कॉटन ले लो, फिर सेकेंडरी सेक्टर में उसे क्या बना दिया जाता है? फाइन कॉटन। ठीक है, टर्टरी सेक्टर में उसका क्या बना दिया जाता है? फाइन कॉटन से या तो कपड़ा बना दिया जाता है, ठीक है ना, या फिर धागा बना दिया जाता है। ये काम होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर का। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट आता है इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अब इसमें इंडस्ट्री के बारे में है, जो कि ऑक्यूपेशन का इनसिग्निफिकेंट सोर्स है। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस barely 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग एक्सेट्रा। इंडिपेंडेंस के टाइम पे मुश्किल से 9% जो पॉपुलेशन थी ना, वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और माइनिंग में एंगेज थी। ठीक है, इसके आगे वो कह रहा है एज अगेंस्ट इट 32% इन द यूएसए, 42% इन इंग्लैंड एंड 39% इन जापान आर एंगेज इन ऑल दीज एक्टिविटीज। इंडिया में तो था मुश्किल से 9%, और यूएसए में कितने पॉपुलेशन उस वक्त इंडस्ट्री में एंगेज थी? 32%, इंग्लैंड में 42%, जापान में 39%। ठीक है ना, तो मतलब इसमें भी क्या था, इसमें वो फिर यही कह रहा है इट फर्दर प्रूव्स हाउ बैकवर्ड द इंडियन इकोनॉमी वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसने फिर से यही प्रूव कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी बैकवर्ड थी। थर्ड पॉइंट आता है अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ यानी कोई बैलेंस नहीं था ग्रोथ का इंडिया में। The table shows unbalanced growth of the Indian economy. Growth is said to be balanced when all the sectors of the economy are equally developed. However, in case of India, secondary and tertiary sectors were in the infant stage of growth. Hence, the conclusion that Indian economy at the time of independence was lopsided and therefore backward.
इसमें वो कह रहा है, जो हमने टेबल पढ़ी है वो अनबैलेंस ग्रोथ शो करती है इंडियन इकोनॉमी की। कैसे ग्रोथ जब होती है, ग्रोथ बैलेंस तब कहलाती है जब किसी इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स जो है ना वो इक्वली डेवलप हो रखे। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो सेकेंडरी सेक्टर था और टर्टरी सेक्टर था वो भी इन्फेंट स्टेज पे था। इन्फेंट स्टेज बेसिकली यानी न्यू बॉर्न था। इन्फेंट हम न्यू बॉर्न बेबी को बोलते हैं ना, तो इन्फेंट स्टेज आप खुद ही लगा लीजिए, वो बस अभी उभरना शुरू हुई थी सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर की ग्रोथ। ठीक है, इसमें यही कंक्लूजन निकल के आता है कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी थी ना वो बैकवर्ड थी और लॉपसाइडेड थी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इसमें ये है कि जो हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था ना वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो होती है ना कंट्री की, उसका एक सिस्टम होता है। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर और एनर्जी, एंड द एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज लाइक ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इकोनॉमिक चेंज का एलिमेंट होता है और सोशल चेंज का एलिमेंट होता है। इकोनॉमिक चेंज में बेसिकली क्या आता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया जैसे कि, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, पावर और एनर्जी हो गया। ठीक है, और सोशल चेंज में क्या आता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की ग्रोथ, हेल्थ फैसिलिटीज़ की ग्रोथ, हाउसिंग फैसिलिटीज़ की ग्रोथ। ठीक है ना, जो कि मतलब एक फाउंडेशन को, मतलब एक इकोनॉमी को ग्रोथ सर्व करते हैं और डेवलपमेंट देते हैं। ठीक है, मतलब एक कंट्री की नींव होती है वो किस चीज़ की, ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। फाउंडेशन यहाँ पे बेसिकली जो बोला गया है वो होता है नींव। ठीक है, जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी टिकी हुई होती है। ठीक है, अब इसके आगे वो कह रहा है द स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, मतलब ये कह रहा है जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था ना उसकी जो दूरदशा थी, मतलब स्टेट थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो इस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डिस्क्राइब की जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तो चलिए हम वो भी पढ़ देते हैं। रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया which with a view to widening the size of the market, it aimed at widening the size of the market for the British products in India. ठीक है, अब इसमें वो यही कह रहे हैं कि जो रेलवे था ना वो लाया गया किस लिए, ब्रिटेन के जो फिनिश गुड्स थे ना उन्हें कॉलोनियल इंडिया तक पहुंचाने के लिए। मतलब इसमें बेसिकली उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, उनका एम ये था रेलवे लाने का कि जो ब्रिटेन के फिनिश गुड्स थे ना उनकी मार्केट साइज बड़ी हो इंडिया में, क्योंकि जो इंडिया है ना वो बेसिकली बहुत बड़ा मार्केट माना जाता था। इट एम्ड एट द वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। वही बात कि इसमें एम क्या था कि साइज जो था मार्केट का उसे बड़ा करना ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में। ठीक है, ports were developed to handle export of raw material to Britain and import of finished goods from Britain. पोर्ट्स बनाए गए। पोर्ट्स बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे शिप्स वगैरह आती हैं। ठीक है, तो वो बनाए गए सिर्फ किस लिए कि जो ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना था उसके लिए, और जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंपोर्ट होना था उसके लिए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड टू एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। पोस्ट और टेलीग्राफ्स को डेवलप किया गया किस लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़े, जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स वगैरह पहुंच सके ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। अब इसमें ये कह रहा है रोड्स बनाई गई सिर्फ किस लिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना रॉ मटेरियल्स का कंट्री की डिफरेंट पार्ट्स से पोर्ट्स तक के लिए, उसे अच्छा करने के लिए। ठीक है, मतलब आप खुद ही सपोज कीजिए अगर रोड्स वगैरह अच्छे से बने हुए होंगे तो आवाजाही यानी आना जाना और इजीली हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि उस टाइम पे रोड को सही बनाया गया, अच्छे से बनाया गया सिर्फ किस लिए कि जो मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से जो रॉ मटेरियल सारा था ना पोर्ट पे ले जाने के लिए, एक्सपोर्ट करने को, वो ईजिली आ सके। ब्रीफली, सम मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इज नॉट डिनाइड, but the motive behind this change was not the growth and development of the Indian economy, rather it was the growth and development of the British economy through colonial exploitation of the Indian economy,
कॉन्सिक्वेंटली इंडियन इकोनॉमी रिमेन टू बी बैकवर्ड। अब उसमें ये कह रहा है कि ब्रीफली हम ये बोल सकते हैं कि जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज किए गए थे इकोनॉमी में ब्रिटिश राज के दौरान, उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सब चेंजेस के पीछे जो मोटिव था ना, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं था इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये सिर्फ किस लिए था कि जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी ना, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू जो हो रहा था, उसकी इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलप करने के लिए था। बेसिकली इसमें फिर यही बात निकल के आती है, एंड में यही कंक्लूजन आता है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो तब भी बैकवर्ड ही रह गई रेलवेज वगैरह के आने के बावजूद भी। ठीक है, अब इसमें नीचे आप देखिए कॉलम है जिसमें हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, कि जब रेलवेज आया इंडिया में तो उसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ। तो इसे हम पढ़ते हैं, रेलवेज फैसिलिटेटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज गुड्स कुड देन बी मूव टू डिस्टेंट प्लेसेस। दिस implied a modest change in the outlook of the farmers. They started viewing farming as a business rather than merely as a source of subsistence. जब रेलवेज आया ना, तो ना उसने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता था, जो गुड्स थे ना वो इजीली इधर से उधर मूव किए जा सकते थे डिस्टेंट प्लेसेस तक भी। ठीक है, इससे ना जो फार्मर्स का नजरिया था ना, आउटलुक था, उसमें भी चेंज आ गया था, उसमें भी मॉडेस्ट चेंज आ गया था। वो क्या करने लगे थे, जो फार्मिंग करते थे ना उसे वो बिजनेस के तौर पे करने लगे थे, ना कि उस सोर्स पे कि वो अपना गुजारा भत्ता चला सके। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं हम। पॉजिटिव इम्पैक्ट बेसिकली ये थे, रेलवेज फैसिलिटेटेड एक्सपेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री शोड अ सिग्निफिकेंट राइज। जो रेलवेज था ना, उसने ना डोमेस्टिक मार्केट का साइज बढ़ा दिया था। कैसे? कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था ना कंट्री का, उसमें भी सिग्निफिकेंट राइज आ गया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है, रेलवेज फैसिलिटेटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज गुड could then be moved to distant places. This implied a modest change in the outlook of the farmers. They started viewing farming as a business rather than merely as a source of subsistence. ये सेम चीज हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, रेलवेज enabled people to break the barriers of distance and undertake journeys to far off places. This promoted cultural affinity among the countrymen. अब आगे वो कह रहा है कि जो रेलवे आया ना, उसने लोगों को अनेबल कर दिया कि वो मतलब सारे जो डिस्टेंस के जितने भी बैरियर्स हैं ना, उन सबको तोड़ के इधर से उधर अच्छे से जा सकें, अच्छे से जल्दी पहुंच सकें। ठीक है, अपने रिश्तेदारों से मिल सकें, अपने जो दूर दराज रहने वाले लोग हैं उनसे मिल सकें। जिससे क्या हो रहा था कि जो कल्चरल एफिनिटी थी ना, वो बढ़ रही थी देश के लोगों में। ठीक है, फिर आगे वो कह रहा है, फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ओइंग टू रेलवेज help to control the spread of the famines. Food supplies could reach the people before they were driven to starvation. ठीक है, इससे क्या हो रहा था, जो फूड ग्रेन थे ना, उनका इजीली फास्टर मूवमेंट हो रहा था पूरी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, फेमाइंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। फेमाइंस बेसिकली क्या होता है, भूखमरी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, जिस जगह पे खाने की कमी होती जा रही थी, खाने की कटौती उधर होती जा रही थी, उधर खाने को सप्लाई किया जा रहा था, जिस वजह से लोगों की स्टारवेशन ना। स्टारवेशन बेसिकली क्या होता है, भूखमरी के कारण मरना। ठीक है, आगे नेगेटिव इम्पैक्ट है कुछ। रेलवेज कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज प्राइमरी गुड्स रॉ मटेरियल्स कुड देन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फील्ड्स एंड फार्म्स टू द पोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। अब इसमें ये कह रहा है, जो रेलवेज थी ना, वो मतलब इंडिया इकोनॉमी के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल था ना, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा था फील्ड्स से और फार्म से पोर्ट्स तक के लिए, सिर्फ किस लिए कि जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी ना, उसके एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, आगे वो कह रहा है, एंड फिनिश गुड्स कमिंग एज इम्पोर्ट्स टू द इंडियन इकोनॉमी कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ सेल। और इससे ये भी हो रहा था कि जो इंडियन इकोनॉमी का इम्पोर्ट था ना, वो भी डाउन होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें ना फिनिश गुड्स इम्पोर्ट हो रहे थे इंडियन इकोनॉमी में, और तो और इधर उधर कंट्री में भेजे जा रहे थे, इंडियन मार्केट्स में भेजे जा रहे थे सेल के पर्पज से। ठीक है, आगे वो कह रहा है, द स्प्रेड ऑफ रेलवेज लेड टू द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। अब क्या हो रहा था, जो रेलवेज बढ़ रही थी ना, उससे डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ रही थी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है,
अब इसके बाद है, वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या जब वो ब्रिटिश राज था इंडिया में तो उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ? तो चलिए अब हम इसे भी पढ़ते हैं. Certainly not. If the impact of the British rule is studied with reference to motive of the British government in India, the motive was clear and focused. It was colonial exploitation of the Indian economy. However, the means to achieve the end yielded some positive side effects. These are as under. अब इसमें ये कह रहा है बेसिकली तो ऐसा नहीं था, कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था ब्रिटिश रूल का इंडिया में. क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश रूल आया था ना, उसका बेसिकली मेन मोटिव ये था और मेन फोकस यही था कि इंडियन इकोनॉमी का बहिष्कार करना, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करना. ठीक है. अब इसमें ना कुछ मतलब वो पॉइंट्स भी हैं जिसके थ्रू ये बताया गया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. फार्मर्स का जो आउटलुक था वो कमर्शियल हो गया था. तो उसे हम पढ़ते हैं. फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज द सब्सिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. True, but it also led to a gradual change in the outlook of the farmers. The farmers started considering market price of the produce as an important determinant of their production decisions. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा था कि मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था, जितने भी सब्सिस्टेंस फार्मर्स थे ना, उनको फोर्स किया गया था उनके एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के लिए. ठीक है. जिससे क्या हो रहा था, जो फार्मर्स का आउटलुक था ना वो चेंज हो रहा था. वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग नहीं कर रहे थे, वो बस अपने किस लिए फार्मिंग कर रहे थे, कमर्शलाइजेशन के लिए. वो सिर्फ बिजनेस की तरह फार्मिंग करने लगे थे. उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी कुछ वो अपनी खेती में खेती कर रहे थे ना, अपने खेत में जो खेती कर रहे थे उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा था उसका वो मार्केट प्राइस लगाने लगे थे. ठीक है. और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ. इसमें एम्प्लॉयमेंट की न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई थी. कैसे? कि जो रेलवेज और रोडवेज का स्प्रेड हो रहा था ना, उसमें ना इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आई थी. लोगों को मजदूरी मिल रही थी. ठीक है. और लोगों का आना जाना अच्छा हो पा रहा था, जिस वजह से लोग शहरीकरण भी अच्छा करने लगे थे. लोग, गांव के लोग जो थे ना, वो शहर में जा के नौकरियां करने लगे थे. इसमें ये हो रहा था. ठीक है. कंट्रोल ऑफ फेमाइंस पे कंट्रोल हो रहा था. रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज. अकॉर्डिंगली फेमाइंस वर कंट्रोल्ड. इसमें क्या हो रहा था, अगर जो हमारा ट्रांसपोर्ट था ना वो रैपिड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट हो गया था, जिससे कि क्या हो रहा था, जो फूड ग्रेन था ना वो फेमाइन अफेक्टेड एरिया में इजीली मूव किया जा रहा था, जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा रहा था, जिस वजह से जो फेमाइन थी ना उसे कंट्रोल किया जा रहा था. ठीक है. और फिर फोर्थ पॉइंट आता है मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. मतलब इसमें क्या हो रहा था कि मतलब जो एक्सचेंज का सिस्टम था ना वो मॉनिटरी होता जा रहा था. पहले जैसे बार्टर सिस्टम चलता था ना, अब बार्टर सिस्टम भी कम हो गया था. देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ कि जो बार्टर सिस्टम था ना उसे मॉनिटरी सिस्टम में एक्सचेंज कर दिया गया. ठीक है. ग्रोथ ऑफ मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. मॉनिटरी सिस्टम का जो ग्रोथ था ना वो बेसिकली क्या फैसिलिटेट कर रहा था, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ठीक है. फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है हमारे इस चैप्टर का लास्ट, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दिस सर्व्ड एज अ रेडी रेफरेंस ऑफ फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना उसने ना इंडिया में एक लीगेसी छोड़ दी. किस चीज़ की? एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की. इससे क्या हो रहा था कि जो रेडी और रेफरेंस था ना पॉलिटिशियंस के लिए और प्लानर्स के लिए, ये चीज़ हो रही थी. ठीक है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा.